हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथ्स के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले 3 वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों का संकलन किया है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया 2 बार तो आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, यानी 30 में से 25 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परमीय संख्या है। एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, चौथा है एक पूर्णांक संख्या। तो इसमें से तीसरे नंबर का सही होगा क्वेश्चन, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परमीय संख्या कौन संख्या होती है? एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन दूसरा है, एक परमीय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो परमीय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी इसका दूसरा क्वेश्चन सही होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी परमीय संख्या नहीं है? तो देखो, करणी 23, करणी 225, करणी 49 और 5.328। तो देखो, ये तो तीनों संख्याएं कैसी हैं? परमीय हैं, यानी करणी 225 को बाहर निकालेंगे तो 25 आएगा, ये भी परमीय संख्या है। 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, और ये भी परमीय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला, जो कि परमीय संख्या नहीं है। तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अब इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें ऑप्शन सही है दूसरा, ये 0.2300230023, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ही इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए कई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका दूसरा सही है। अगला है, 10 × 9 = 15 × ? खाली बॉक्स में संख्या होगी, तो खाली बॉक्स में कौन संख्या होगी? देखो, इसका 10 का 9 से गुणा करें तो कितना आएगा? 90 बराबर 15 का कौन संख्या से गुणा करें कि 90 आ जाए? तो 15 का गुणा अगर अपन 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 6। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी इनमें खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं, खाली स्थान कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उनको परमीय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्याएं? परमीय। तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा परमीय। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय। तीसरा है, दो परमीय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परमीय संख्याएं होती हैं, यानी दो परमीय संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? तो दो परमीय संख्याओं के मध्य में अनंत परमीय संख्या होती हैं। कितनी? अनंत। चौथा है, दो परमीय संख्याओं के मध्य खाली स्थान अपरिमेय संख्या होती हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं,
कितनी, अनंत। तो इसका आंसर होगा, इसमें आएगा अनंत, अनंत। पांचवा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल खालिस्तान संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा कैसा होगा, अपरिमेय। योगफल भी अपरिमेय होगा और अंतर भी अपरिमेय होगा। छठवा है, पाई एक खालिस्तान संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। कैसी, अपरिमेय। करनी दो एक खालिस्तान संख्या है, ये कैसी है, तो ये भी करनी दो भी अपरिमेय संख्या है। अगला है, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 10x की घात 3 प्लस 5x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। यानी बहुपद की घात बतानी है कि कितनी है। तो जो बहुपद की सबसे ज़्यादा घात रहती है वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात। तो इस बहुपद में सबसे अधिक घात कौन सी है, 5। तो आंसर क्या होगा, 5। अगला है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x की घात 4 प्लस एक्स माइनस 4x की घात 3 प्लस 7 की घात है। तो इसमें भी क्या करना है, बहुपद की घात बताना है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, इसमें सबसे अधिकतम घात कौन सी, 4। तो बहुपद की घात होगी 4, ऑप्शन बी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0 ABC या 2 ABC या 3 ABC, कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 3 ABC यानी चौथा। अगला है, बहुपद x की घात 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 की घात है। तो इसमें भी बहुपद की घात बतानी है। इसमें बहुपद की घात होगी सबसे अधिकतम घात 5। तो ऑप्शन ए सही है। अगला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में x का गुणांक है। तो इसमें x का गुणांक निकालना है। तो x को गुणांक यानी x के गुणा में जो चीज़ दी है वो उसका गुणांक कहलाता है। तो x के गुणांक में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस लगा है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, -1। अगला, बहुपद पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 का शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालते हैं, इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर। यानी 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, दूसरा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बहुपद में पहला क्वेश्चन दिया है, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की क्या कहते हैं, खालिस्तान दिया है यानी तो इसको क्या बोलेंगे, घात कहते हैं। तो यहाँ आएगा घात। दूसरा, एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों तो खालिस्तान कहलाता है। एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों तो कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो यहाँ आएगा बहुपद। तीसरा है, बहुपद में चर की घात सदैव खालिस्तान होती है। तो बहुपद में चर की घात सदैव कैसी रहती है, पूर्णांक, एक यानी एक पूर्ण संख्या रहती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पूर्ण। तो इसमें क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी चर की घात पूर्ण संख्या होती है।
चौथा है अशून्य अचर पद की घात सदैव। अशून्य अचर पद की घात क्या होती है? अचर पद की घात कितनी होती है? 0। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 0। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात। रेखीय बहुपद मतलब जिसकी घात 1 है, तो रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होगी? 1। इसका आंसर होगा 1। 3x³ में x³ का गुणांक है, तो इसमें x³ का गुणांक कितना दिया है? x³ को हटा दो तो क्या बचेगा? 3। तो इसका गुणांक कितना होगा? 3। बहुपद में x³ माइनस x² प्लस 1 में x² का गुणांक है, तो यहाँ x² का गुणांक कितना है? -1। अगला है x² प्लस 2x प्लस 5 में x² का गुणांक है, तो इसमें x² का गुणांक 1 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होगा? तो ये अभी क्या था? 3abc। इसका आंसर आएगा 3abc। इधर लिख देते 3abc। बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है, इसमें शून्यक निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर कर दो, तो इसमें आंसर आएगा -2। कितना? -2। ठीक है। बहुपद सत्य सत्य निकालने हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो इसमें बताना है कि बहुपद 7 यानी 7 एक बहुपद दिया है। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो जिसमें एक पद है 7 में, तो ये एक पदी व्यंजक है, ये यानी ये सही है। कैसा है? सत्य। दूसरा है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती, ये असत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तीसरा है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात 5 है, तो इसमें यानी बहुपद की घात कितनी है? 5, तो ये सही है। चौथा है अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो अशून्य अचर पद की घात परिभाषित है, यानी अचर पद की घात कितनी होती है? 0। इसके मतलब क्या है कि इसकी घात परिभाषित है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुपद 7x³ एक त्रिघाती बहुपद है, तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती, यानी सही है। छठवा है 3x² प्लस 5 एक रेखीय बहुपद है, तो ये रेखीय बहुपद नहीं है। रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है लस गुणा मस, यानी लघुत्तम समापरिवर्तक और गुणा महत्तम समापरिवर्तक। बहुपदों का गुणनफल, यानी लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक का गुणा करेंगे तो क्या बहुपदों का गुणनफल आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी ये कैसा है? सत्य। आठवां है बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 एक द्विपदी बहुपद है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसलिए कैसा बहुपद है? ये द्विपदी बहुपद, यानी सही है। इसका आंसर सही हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हों, तो जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं वो शून्य बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। ठीक है। दूसरा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। अगला है केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? ये द्विपदी बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद? द्विपदी।
अगला चौथा है केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। पांचवा है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 प्लस 2 वाई की घात 8 की घात लिखिए। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम घात 8 है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। छठवा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला है एक द्विपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए, यानी एक द्विपदी जिसमें 2 पद होंगे, तो एक कोई भी बहुपद लिख दो। द्विपदी बहुपद का 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। सौ घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए, यानी जिसकी घात कितनी हो 100 और पद 1 हो, तो ऐसा कोई भी बहुपद लिख दो x की घात 100, तो ये क्या हो गया 100 घात के एक पदी बहुपद का उदाहरण। अगला है रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, कितनी 1। अब आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो -4, -4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। तीसरा मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, यानी चौथा सही है। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और वह वाई अक्ष पर स्थित है, भाई नहीं सॉरी यहाँ पे वाई अक्ष, वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा वाई अक्ष पर स्थित है होगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे, कोटि 4 है और वाई अक्ष पे स्थित है, यानी एक्स निर्देशांक उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई पे स्थित है, इसलिए इसका निर्देशांक होंगे 0,4। 2x - 3 बराबर 5 है, तो x का मान क्या है, इसमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर तीसरा सही है। 3x बराबर 24, तब x का मान है, इसमें x का मान निकालना है, x का मान कैसे निकालोगे, 3x बराबर 24 दिया है, x बराबर 24/3 हो जाएगा, 3 से इसको काट दो 8 बार, तो कितना आंसर आएगा इसका 8, यानी दूसरा ऑप्शन। समीकरण x - 2y बराबर 4 का एक हल है, इसमें x का मान, इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो पहले ऑप्शन को रख के देखो, x का मान 0 रखो पहले में, x का मान क्या रखो पहले 0, यानी x बराबर 0 रखो और y बराबर 3 रखो, तो अगर 4 के बराबर आता है तो ये आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें यहाँ x बराबर 0 रखेंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है पहला। दूसरा भी सही नहीं है, इसमें आंसर होगा तीसरा वाला, ये इसको रख के देखेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा। दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 25, तो देखो 15 और 10 कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं, सही है, और इनका अंतर कितना है, अंतर यानी घटा, तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यानी ये ऑप्शन सही है पहला वाला। यदि समीकरण x + 2y बराबर 5 में x बराबर 1 है, तब y का मान क्या होगा, या x का मान 1 रख के देखो तो y का मान क्या आएगा, तो इसमें y का मान आएगा 2, यानी ऑप्शन तीसरा। सत्य x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, यानी ये सही है। x + y बराबर 0 का एक हल x बराबर 1, y बराबर 1 है, तो यहाँ x का मान 1 रखो और y का मान 1 रखो, अगर 0 के बराबर आता है तो उसका हल होगा, तो यहाँ x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो x 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा,
उसका आंसर 2 आएगा। तीसरा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सही है, रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं। समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसके भी अनेक हल हैं क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, नहीं होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो ये गलत है। रेखाएं और कोण, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है। तो वे पहला है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर होती हैं। तो जो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो परस्पर कैसी होती हैं? वो भी परस्पर कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? समांतर होती हैं। दूसरा है, सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। तो सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका आंसर आएगा बराबर होते हैं। तीसरा है, ऋजु कोण की माप होती है। ऋजु कोण की माप कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण, जिन योग कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कैसे कोण कहलाते हैं? पूरक कोण। एक समकोण की माप क्या होती है? एक समकोण की माप कितनी होती है? एक समकोण की माप यानी 90 डिग्री होती है। अधिक कोण की माप की परास क्या है? अधिक कोण की माप की परास, परास मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 90 से अधिक होगा और 180 से कम, वो अधिक कोण कहलाता है। पूर्ण कोण को मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं या अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 50 डिग्री है, तब कोण C बराबर है। तो उसमें दो भुजाएं बराबर दी हैं, दो बराबर दी हैं, तो दो कोण भी कैसे होंगे? ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दी हैं और एक कोण दिया है कितने डिग्री का? 50 डिग्री का, यानी ये 50 डिग्री दिया है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो एक कोण 50 डिग्री का है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 130 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक त्रिभुज मान लो ABC है, तो इसमें कोण B कितना दिया? 50 डिग्री। अब दो भुजाएं बराबर दी हैं, AB बराबर AC, यानी ये जो भुजा है ना AB किसके बराबर? AC की, इस भुजा के बराबर है। तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये, और इस भुजा के सामने वाला ये कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये 50 डिग्री का है, तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। इसका आंसर होगा दूसरा, यानी 50 डिग्री। त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 है, तब कोण A का मान कोण A बराबर है। तो यहाँ भी एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC, कोण B का मान दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री, कोण B 80 डिग्री। अब BC किसके बराबर है? BC बराबर है AB के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके सामने वाले ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मान 80 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, यानी 80 कम कर दो तो कितना होगा? 100, यानी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 100। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये 50 का होगा और ये भी 50 का होगा, तो आंसर तीसरा आएगा।
समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में एक 45 डिग्री का हो तो दूसरा न्यून कोण होगा। किसी त्रिभुज में एक 45 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया होगा, समकोण त्रिभुज लिखा नहीं है इसमें, तो एक समकोण त्रिभुज दिया है अगर ये, तो इसमें समकोण में एक तो 90 डिग्री का हो गया और एक 45 डिग्री का हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक कितने का बचेगा? 45 डिग्री का। इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा। त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर दो क्षेत्रफलों वाले कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है? त्रिभुज की एक मध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे एक ये त्रिभुज है तो इसमें एक मध्यिका डाल दी तो इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक ये और दूसरा ये, तो इसमें आंसर आएगा दूसरा 2। अब ये सत्य असत्य आ गए। पहला है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं सभी। दूसरा है सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तीसरा है सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं, ये सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, सभी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है? नहीं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 90 का नहीं। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है? हाँ सही है, एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकते, ये सत्य होगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी सही है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण बराबर होंगे। एक समांतर चतुर्भुज बनाना है तुमको, ठीक है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, अब इसमें नाम दिए एक ABCD, तो समांतर चतुर्भुज के सामने आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के। तो यहाँ देखो तीसरा ऑप्शन सही है, कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के। दूसरा, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री खाली स्थान होता है? तो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण। तीसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये आता है परीक्षा में हर बार, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। सही जोड़ी हैं आयत 1। आयत क्या है? आयत 1 क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है, तो इसका C ऑप्शन सही होगा। आयत एक चतुर्भुज है तो इसका ऑप्शन C सही होगा, ये चतुर्भुज वाला। दूसरा है समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो वो क्या होगा? वो एक वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का एक कोण 90 डिग्री का होता, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ भी इसने बोला है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। और तीसरा है समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आयत। इसका होगा ई। चौथा है वह चतुर्भुज जिसकी समझ भुजाएं बराबर हों। समझ नहीं होगा, यहाँ पे होगा समांतर, ये गलत है। वह चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं बराबर हों। समांतर भुजाएं बराबर हों तो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, यानी समांतर भुजाएं बराबर हैं। और पांचवा है वह चतुर्भुज जिसकी, इसमें भी समांतर आएगा यहाँ पे, वह चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो एक युग्म समांतर होता है तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें ये जो भुजाएं ना, ये समांतर होती हैं। अगला है समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण। तो समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। समचतुर्भुज, जैसे ये समचतुर्भुज बन गया, तो इसके जो विकर्ण है ये यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। अगला है 3 संरेख बिंदुओं से अधिकतम वृत्त की खींचे जा सकते हैं। यहाँ आएगा खींचे जा सकते हैं। तो एक 3 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। दूसरा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। 2 वृत्त सदैव होते हैं, कैसे? 2 वृत्त सदैव समरूप होते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ स्थित होता है, अंदर या बाहर? तो अंदर स्थित होता है, तो अंदर को बोलते हैं अभ्यंतर। सत्य सत्य। वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये सही होगा। समान जीवाएं समान कोण अंतरित करेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, बिल्कुल होता है। अर्धवृत्त में अंतरित कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त, ये भी सही है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, बिल्कुल है त्रिज्या। अगर कोई वृत्त बनाया अपन ने, तो ये बीच में केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक मिलाने की जो दूरी होती है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। 2 वृत्त की त्रिज्याएं समान हों, 2 वृत्त की त्रिज्या समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सही। त्रिज्याएं समान है तो वृत्त सर्वांग सम होंगे, ये सही है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? S बराबर A प्लस B प्लस C, इसी से तो परिमाप निकालते हैं। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? कर्ण के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, हीरोन का सूत्र है। तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब।
4 पाई आर क्यू, ये 4/3 पाई आर क्यू या 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा, अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू या 2 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 2/3 पाई आर क्यू। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। इसका ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, सी। शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये बी। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मान का अंतर आंकड़ों का खाली स्थान कहलाता है। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मान का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? इसका परास कहलाता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। वर्ग अंतराल 90 से 100 में वर्ग की निम्न सीमा क्या है? तो इसमें निम्न सीमा 90 है, जो निम्न सीमा जो पहले वाली सीमा। उच्च सीमा होती है अधिकतम सीमा, तो इसमें निम्न सीमा 90 और उच्च सीमा 100। वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा यानी अधिकतम मान कितना है इसमें? 15। तो इसका आंसर क्या होगा? 15। वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा, 10 से 15 में उच्च सीमा ऊपर वाली सीमा, यानी इसका मान भी 15। तो ये अपने सभी प्रश्न हल हो गए। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि पिछले 3 साल से परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनको आप एक बार ज़रूर देखें, तो आपके 25 नंबर से 30 नंबर के बीच में आपके बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।